नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से अपनी एक और नई क्लास में आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आज अपने पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से अंतिम क्लास कराएंगे और इस क्लास के अंदर हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए, यहाँ पर हमने जो इस लेसन को जब आपको कराना स्टार्ट किया था तो लगभग हमने अपने 6 क्लासों में इसको पूरा किया था। आज जो क्लास आपकी होने वाली है वो आज इस पार्ट की सबसे अंतिम क्लास होने वाली है। देखिए, वैसे तो हम जितने भी प्रश्न अभी इस क्लास के अंदर आएंगे वो सभी हम 1 बाय 1 करके आपको हर वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम यदि कोई प्रश्न आपका 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स के अंदर आ जाता है तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है आज हम इस वीडियो के अंदर आपको कराएंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 और ये कह रहा है कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखितों के लिए जो ये संतुलित समीकरण है वो लिखना आपने। तो यहां पे जो ए पार्ट है वो कह रहा है मैग्नीशियम रिबन वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा Mg से हम डिनोट करते हैं मैग्नीशियम को। जब इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो हम उसको क्या लिखेंगे, O2। ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख लो तो उसके बाद उसको संतुलित करना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, यहां पे मैग्नीशियम 1 है और यहां पे भी मैग्नीशियम कितना है, 1 है। यहां पे ऑक्सीजन कितने, 2, यहां पे कितना है, 1। तो इसको हमें 2 करना है तो हमने ये 2 से गुणा कर दी तो ये हो गया 2 MgO। 2 ऑक्सीजन होने की वजह से ये मैग्नीशियम भी 2 हुआ तो यहां पे इस मैग्नीशियम को भी 2 करना है। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या बनी, 2 Mg + O2 क्या बन गई, 2 MgO। कहने का मतलब है मैग्नीशियम रिबन वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आपको यहां पे नजर आ रही होगी फर्स्ट में क्या है। इसके बाद सेकंड देखिए, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके, देखिए ये हमारा जिंक है। जब इसको हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डाला तो ये अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। हमने जिंक यहाँ पे देखा 1 है, यहाँ पे देखा 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है। ये सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। तो यहाँ देखिए आपका जो जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा था और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा था वो बिल्कुल एज इट इज ही लिखी जाएगी, वो संतुलित ही है। देखिए, जिंक प्लस में H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। ये कह रहा है आयरन भाप के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए, आयरन को लिखिए Fe, थोड़ा सा इधर लिखेंगे बाई चांस आपको बैलेंस करनी भी पड़ जाए, Fe। भाप के साथ, भाप किसको बोलते हैं हम, जल को बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं। H2O के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा वो, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ये देखो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 3 है तो यहां पे लिखेंगे Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन सी बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आयरन यहाँ पे देखिए, अब इसको संतुलित करना है और देखना भी है क्या ये संतुलित है या नहीं है। आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 3 आयरन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 और यहाँ पे 4 तो हम इसको करेंगे 4 करने से हाइड्रोजन कितना हो गया, 8।
तो यहाँ पे भी 8 करना है, तो यहाँ पे भी आपका लगेगा 4। तो यहाँ पे देखिए सी पार्ट के अंदर 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में 4H2। इस तरह आपने फोर्थ पार्ट देखना कि कोयला ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखिए कोयले को बोलते हैं कार्बन, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको चेक करते, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बिल्कुल आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण दे रखा है। देखिए कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। देखिए हाइड्रोजन गैस H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस को O2 लिखते हैं और अभिक्रिया करके जल बनाती है। क्या बनाती है? जल बनाती है। तो यहाँ पे देखिए H2 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम 2 लिखेंगे। 2 ऑक्सीजन होने के साथ साथ हाइड्रोजन 4 हो जाती है, तो हाइड्रोजन को भी 4 करेंगे, 2 दूनी 4। तो इस तरह हमारी ये अभिक्रिया है वो आपकी लिखने के साथ साथ संतुलित भी हो गई है। 2H2 प्लस O2 2H2O। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। 2 में भी और 3 में भी। 2 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखिए यहां पे कार्बन 1 है, यहां पे 1 है, ऑक्सीजन यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहां पे 2 है और यहां पे हाइड्रोजन कितनी है आपकी? 3 है। तो यहां पे देखिए आपको करना क्या है। यदि मैं यहां पे अलग से लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं कार्बन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो ये बन गया CH3OH। तो अब यहां पे हम इसको बैलेंस करेंगे। देखिए 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो यहां पे हम 2 लगा देंगे। आपकी हाइड्रोजन कितनी होगी? 4, ऑक्सीजन 1 1, कार्बन 1 और 1। समझ में आ गया होगा? ध्यान दीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल यानी कि वाटर, क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बन गई और जल बन गया। अब इसको आपने इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए आपको दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में, और क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है। इससे बनता ग्लूकोज। ग्लूकोज में C6H12O6 होता है, प्लस में O2 प्लस में जल। अब आप ध्यान से देखिए, कार्बन यहां पे 1 है, इधर कितना है? 6 है। यहां पे देखिए कार्बन यहां पे कितना है? 1 है, और इधर कार्बन कितना है? 6 है। ध्यान दीजिए, तो यहां पे आपका कितना लगेगा? 6 लगेगा। तो ये कार्बन कितना हो गया? 6 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, यहां पे भी 12 है, और यहां देखिए ऑक्सीजन 6 7 8 और 9 है। तो हमें क्या करना है कि यहां पे ऑक्सीजन ने कितनी है? 6 दूनी 12 और 1 13 है। यहां पे कितनी है? 6 7 8 और 1 9 है। तो क्यों ना मैं यहां पे 6 लगाऊं? तो 6 दूनी 12, और यहां पे देखिए 6 वाटर के मॉलिक्यूल लगाता हूं। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे मेरे को लगाना पड़ेगा 12। कैसे? देखिए 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन है, ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 और 12 दूनी 24। इधर देखिए 6 और 12 18, 18 और 6 24। अब इसके बाद आपके हाइड्रोजन बची, हाइड्रोजन है 12 दूनी 24, 12 ये रही और 12 ये रही। तो इस तरह आपने क्या करना है? यहां पे ये थोड़ा सा गलत लिख रखा है, 6CO2 प्लस में 12 H2O, C6H12O6, O6 प्लस में 6O2 प्लस 6H2O। इसके बाद थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या है? CH4 प्लस O2 और क्या दे रहा है हमें?
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O। देखिए ये आपका सी पार्ट है और यहां पे आपने देखना है क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। कार्बन यहां पे एक, यहां पे एक, ऑक्सीजन यहां पे देखिए, ऑक्सीजन यहां पे 2 और एक 3 है, यहां पे 2 है, तो इसको हम 4 कर देते हैं। ये 2 है और 2 इसको कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए 2 और 2 4 होगी, ऑक्सीजन भी 4 होगी, यहां पे हाइड्रोजन 4 है तो यहां पे 2 दूनी 4। इस तरह आपने इसको बैलेंस करना है। आप देखिए CH4 2O2 प्लस में CO2 प्लस में 2H2O। देखिए अब हमें पार्ट नंबर 4 करना है। पार्ट नंबर 4 में क्या कर रहा है, FeSO4 गिव्स Fe2O3 है भाई ये, क्योंकि ये यहां पे गलत लिखा हुआ है, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए यहां पे आयरन कितना है, 1 है, यहां पे कितना है, 2 है, तो हम यहां पे करेंगे 2 आयरन करने से यहां पे भी 2 आयरन हो गया। अब सल्फर कितने हो गए, 2, तो 1 और 1 2। ऑक्सीजन है 8, तो यहां पे 3 और 4 5, 5 और 3 8। तो यहां पे कुछ गलती से लिखी हुई है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस में SO3 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह आपने इसको फोर्थ वाली को बैलेंस करना है। गलती दे रखी है तो बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ऊपर हमने SO3 लिखा है तो यहां पे SO3 आएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 5 में देखिए लेड नाइट्रेट है। क्या है, लेड नाइट्रेट Pb ब्रैकेट डालेंगे NO3 का होल 2 और लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन। अब यहां देखिए लेड 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे ऑक्सीजन जो है सॉरी नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन 2 है तो यहां पे 1 है, तो यहां पे नाइट्रोजन हम 2 लगा लेंगे। ठीक है, तो यहां पे 2 नाइट्रोजन हो गया। अब 2 नाइट्रोजन लगाने से इधर ऑक्सीजन काउंट करेंगे, ऑक्सीजन है 3 2 6, यहां पे 2 2 4 5 6 7, तो यहां पे आपने 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से यहां पे भी लेड 2 होना पड़ेगा, तो 2 लेड ऑक्साइड है, 2 लेड ऑक्साइड हो गया, यहां पे भी 2 लेड ऑक्साइड हो गया। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, 2 और 2 दूनी 4, तो नाइट्रोजन यहां पे कितना होना चाहिए, यहां पे आपका नाइट्रोजन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भैया, 4 NaO2 ऐसे होना चाहिए। तो यहां पे देखिए लेड 2 है तो यहां पे 2 हो गया। ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन यहां पे 2 और 2 दूनी 4, तो 4 नाइट्रोजन हो गया। अब रह गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 3 2 6 6 2 12, 2 4 दूनी 8 10 10 और 2 12। तो इस तरह आपका जो ये लेड ऑक्साइड है वो कंप्लीट हुआ। अब यहां पे गलत लिखा हुआ है कि लेड नाइट्रेट गिव्स 2 लेड ऑक्साइड प्लस 4 NO2 प्लस O2, और ये जो SO3 था ना ये नीचे वाला ऊपर, ये गलती से यहां पे स्प्लिट हो गया होगा नीचे की तरफ। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें और रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। सबसे पहले देखिए ये आपकी वियोजन अभिक्रिया है, और यदि इस वियोजन के अंदर भी आपको यह बताना कौन सी है, तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद कह रहा है ये कौन सी है, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें 2 तत्व जुड़कर एक बना रहे, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद ये सिल्वर क्लोराइड है टूट के, अब ये है वियोजन अभिक्रिया ही है ये। अब लेकिन आपको ये बतानी कौन सी वियोजन है, तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है।
इसके बाद ये देखिए, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा रहा है। इसके बाद ये भी आपकी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। पांचवी भी आपकी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद देखिए, इनको संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, देखिए यहां पे वैसे हमने नेक्स्ट पेज पे इनको संतुलित कर रखा है। जैसे यहां दे रखा है कैल्शियम 1, इधर भी 1, कार्बन 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन यहां पे 3, यहां पे कितना हो जाएगा ये। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, तो 2 और 1 3, ध्यान देना है। इसके बाद बी में देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाएंगे हम, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। देखिए कैल्शियम 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 1 2, तो इसका होल 2 ऐसे लिखते हैं हम, तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी 2 है, संयोजन अभिक्रिया होगी। इसके बाद ये सिल्वर क्लोराइड है, देखिए सिल्वर यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए सिल्वर यहाँ पे 1, इधर 1, क्लोरीन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 लगाने से सिल्वर भी 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या है 2 सिल्वर क्लोराइड, 2 सिल्वर और प्लस में क्लोरीन गैस। अब ये देखिए Fe1, इधर भी 1, कॉपर 1, SO4, ये विस्थापन ऐसे कैसे रहेगी, और ये भी एज इट इज ही रहेगी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 में कि 5 विभिन्न प्रकार की रासायनिक समीकरणों अभिक्रियाओं का उदाहरण सहित वर्णन करना है। देखिए संयोजन अभिक्रिया, वैसे इससे पहले जो हमने क्लास ली थी आपको समझाया था कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है और रेडॉक्स क्या है, जिसके अंदर उपचयन और अपचयन आते हैं। देखिए 1 बाय 1 आपको बता रही है कि जिन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रम में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, संयोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। वियोजन की बात करते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक सरल अवयव में टूट जाता है उन्हें वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन सल्फेट है, आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, अभी हमने जब संतुलित की थी तब आपको बताई थी। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कैसे, जिंक है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है, जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, तो जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। इस रासायनिक अभिक्रिया में तत्व जिंक जो है कॉपर की अपेक्षा बहुत ही अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया जो है। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया की बात है। वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में देखिए ये तो उपचयित हुआ है, ये क्या हुआ है, उपचयित हुआ है, और कार्बन ऑक्साइड जो कॉपर ऑक्साइड है सॉरी वो अपचयित हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है ना, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, किसी रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद कैसे बनाया जाता है। देखिए अच्छा कैसे बनाया जाता है, देखिए अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं प्रदर्शित करके। जैसे यदि कोई तत्व द्रव अवस्था में है तो उसे
एल से यानी कि लिक्विड से डिनोट करते हैं, ठोस अवस्था में है तो सॉलिड से करते हैं, गैस अवस्था में है तो जी से डिनोट करते हैं, और जलीय विलयन में है तो एक्वस से करते हैं। जैसे ये दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बना, ठोस बना, और वाटर जो जल है वो लिक्विड बना। एक पॉइंट तो ये था कि अभिकारकों और उत्पादों की अवस्थाएं बताकर। दूसरा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनते हो तो उसे हमें पीपीटी का चिन्ह लगाकर यानी कि इस का सूत्र लगाकर आई के चिन्ह से डिनोट करते हैं, और गैस उत्पन्न होती है तो सूत्र के साथ एल के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए अवक्षेप बनेगा तो एरो बाहर निकलती, इस तरह का निशान बनाना है आपने। तो ये जिंक के सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस निकली तो बाहर निकाल दी। इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले अम्लों को तनु या सांद्र से प्रदर्शित करके देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पे कैसा है, डाइल्यूटेड है। क्या लिखेंगे, DIL लिख देंगे, डाइल्यूटेड यानी कि ये सांद्र है। आपका क्या है, ये सांद्र H2SO4 है, या फिर आपका ये सांद्र है या तनु है, हमने इसको तनु लिखा। यदि ये सांद्र होता तो CONC लिखते, कंसंट्रेटेड लिखते। हिंदी में तनु और सांद्र लिखकर हम प्रदर्शित करते हैं। चौथा जो पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर परिस्थितियां स्पष्ट करनी होती है। कैसे कि यह रासायनिक समीकरण में तीर के ऊपर या नीचे अभिक्रिया संपन्न होने की आवश्यक परिस्थितियां प्रदर्शित की जाती है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, और इसमें देखना है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, तो पौधे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज यानी कि स्टार्च बना देते हैं, और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, और इसमें लिखना पड़ेगा आपने ऊष्मा। इस तरह आपने इसको संपन्न कराना है। ये लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का संकेत देना है कि ऊष्मा परिवर्तन हुआ है, ये प्लस हुई है और ये माइनस हुई है। यानी कि प्लस का मतलब है उसमें ऊष्मा अवशोषित कर ली गई है, और माइनस का मतलब है उसमें से ऊष्मा हटा दी गई है। इसके बाद आज हम इसी क्लास के अंदर कुछ एक्टिविटीज यानी कि क्रियाकलापों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाना एक तरह से हमने क्रियाकलाप करके दिखाना। हमने यहाँ पे देखिए अच्छी तरह इसको बनाया भी हुआ है कि लगभग आपने क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पढ़ना है कि 5 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है और रेगमाल से साफ करके उसको रगड़कर साफ कर लेना है। इसे चिमटे से पकड़ना है और इसका दहन यानी कि इसको जलाना है। राख को एक वॉच गिलास में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो राख है ये इस वॉच गिलास के अंदर गिर रही है, एकत्रित कर लीजिए। देखिए मैग्नीशियम रिबन चमकदार श्वेत लौह के साथ जलता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, और जो इस श्वेत चूर्ण जो होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने एक रासायनिक अभिक्रिया भी दी है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की वायु की प्रेजेंस में, वायु के संपर्क में आने से ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जमा लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए ये वॉच गिलास में इकट्ठा हो रहा है और परिणाम क्या है, मैग्नीशियम रिबन वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनाता है। और सावधानी हमें क्या बरतनी है कि जब भी हम इस क्रियाकलाप को या इस एक्टिविटीज को करें तो रिबन का दहन जब करेंगे या तो आपने अपने आंखों पर चश्मे स्पेक्टिकल्स लगाने हैं या फिर अपनी आंखों को काफ़ी दूर रखना है। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो एक्टिविटी यानी कि चूने की जो क्रियाकलाप है वो है चूना और जल की अभिक्रिया। देखिए चूना ये है आपका बिना बुझा हुआ चूना, और इसमें हम जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है और एक बीकर में थोड़ा सा चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड आपने ले लेना है, इसे धीरे धीरे जल में मिलाना है।
बीकर को स्पर्श करे। और देखिए चूना जब आप बीकर को स्पर्श करोगे तो इसके तापमान में इसका जो कंटेनर है यानी कि जो आपका बीकर है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो परिणाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया के अंदर जो है आपकी ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसके बाद हमें क्रियाकलाप 3 के बारे में पढ़ना है। आयरन सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करके वियोजन अभिक्रिया को दर्शाना है। मैंने बताया वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एकल उत्पाद या यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक तत्वों में बदल जाता है। और कैसे विधि हम बताते हैं कि एक आपने प्रखनली ले लेनी है जो 2 से 5 ग्राम उसके अंदर आयरन सल्फेट क्रिस्टल डाल लेना है और अब उस प्रखनली को स्प्रिट लैंप या बर्नर पर आपने गर्म करना है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखना है। देखिए आयरन सल्फेट क्रिस्टल हरे रंग से भूरे रंग का हो जाता है क्योंकि सल्फर के जलने की भी गंध उसमें आती है। तो क्या है कि जब हम आयरन सल्फेट को गर्म करते हैं तो वो विघटित हो जाता है यानी कि टूट कर 2 या 2 से अधिक तत्वों में बदल जाता है, जिस प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद क्रियाकलाप 4 की बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाशीय अपघटन। देखिए सिल्वर क्लोराइड मैंने बताया था वियोजन अभिक्रिया के अंदर 3 अभिक्रियाएं और होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक में ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है, एक आपकी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होती है और तीसरी जो आपकी है वो विद्युत अपघटनीय या विद्युत वियोजन अभिक्रिया होती है। इसके अंदर क्या करना है, चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लेना। चीनी मिट्टी में सिल्वर क्लोराइड ले लेना, इसका रंग नोट करना है। कुछ समय के पश्चात आप धूप में इसको रखेंगे तो उसका रंग जो है दोबारा नोट करना है। देखिए धूप में सफेद सिल्वर क्लोराइड जो है स्लेटी रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है, स्लेटी रंग का हो जाता है। देखिए जब सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड विघटित होता है तो सिल्वर और क्लोरीन गैस आदि में वो बन जाता है। ये लिखा हुआ है, जब सिल्वर को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, यहां पे लिखना आपने सूर्य का प्रकाश। क्या लिखना है, सूर्य का प्रकाश लिखना है और ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। इसके बाद क्रियाकलाप नंबर 5 की बात करते हैं कि लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट विलयन का उपयोग करके विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करना है। देखिए इन क्रियाकलापों के अंदर विस्थापन मैंने आपको बताई थी कि जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। कैसे, देखिए लोहे की 2 कीलें आपने लेनी है, उसे रेगमाल से साफ कर लेना है। देखिए लोहे की कील है, उसको आपने साफ कर लिया। एक प्रखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट लेना है। ये देखिए ब्लू कलर का जो है वो कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें भरकर धागे की सहायता से लोहे की कील को उसमें लटका देना है। लगभग जब आधा घंटा हो जाता है तो उसके बाद आपने देखना है कि कॉपर सल्फेट का रंग पहले नीला होता है लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पे आप देखिए पहले वो कैसा था, नीले कलर का था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, फेड ग्रीन यानी कि हरे फेड मतलब थोड़ा फीका सा हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, जब आयरन को कॉपर, आपको पता है कि आयरन जो होता है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व होता है। जब वो आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, लेकिन जब वो आयरन सल्फेट बन जाएगा तो उसका रंग जो है फेड ग्रीन हो जाएगा यानी कि हल्का हरा हो जाएगा। इसके बाद ये हमारी जो है आखिरी इस लेसन की कड़ी है, आखिरी क्रियाकलाप है। और देखिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट विलयनों का प्रयोग करके द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपने करना है 2 साफ सुथरी प्रखनली ले लेनी है। एक प्रखनली में 3 ml बेरियम क्लोराइड और दूसरी प्रखनली में सोडियम सल्फेट ले लेना। दोनों जो सॉल्यूशन है विलयन है उनको आपस में मिला देना है। तो आप क्या देखोगे, दोनों विलयनों के मिलाने के तुरंत बाद एक सफेद रंग का अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है, अवक्षेप, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यह अवक्षेप कैसे बना, देखिए बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है,
जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में बन जाएगा, बेरियम सल्फेट में और सोडियम क्लोराइड में बन जाएगा। देखिए जब बेरियम क्लोराइड होता है, जो आपका बेरियम क्लोराइड होता है, जब उसकी बेरियम क्लोराइड की जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड एक उत्पाद बन जाते हैं। देखिए ये कह रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड उत्पाद बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जब इंटरमिक्सिंग, जब हम इनको मिक्स करते हैं तो क्या होता है, हमारे जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो वो एक ठोस अवक्षेप का निर्माण करते हैं और उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का टेस्ट कर रहे थे, क्रियाकलाप कर रहे थे, तो इसलिए हमें यहाँ पे केवल ये बताना है कि जब दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो एक आपका बेरियम सल्फेट बन जाएगा और एक आपका NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने इस लेसन को समाप्त कर दिया है और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। और जिस भी स्टूडेंट को यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमने अपना नंबर वैसे भी पहले ही बहुत सारी वीडियो में डाल रखा है। हमारा जो फ़ोन नंबर है 9253017200 है। जिस भी स्टूडेंट को यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या तो वो अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताए या हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जिसकी भी जो भी समस्या होगी हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की। थैंक यू।